नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज किस्सा कुर्सी का में हम आपके सामने रखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की वो तस्वीर जो मोदी विरोधी मोर्चे के सपने को चकनाचूर कर सकती है। आज आप देखेंगे वो समीकरण, वो आंकड़े जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि क्या आज की डेट में आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी यूपी में 80 में से 78 सीटें भी जीत सकती है। हालांकि दावा तो पार्टी 80 में से 80 जीतने का करती है। क्या भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वहां नरेंद्र मोदी और योगी को कोई टक्कर नहीं है? क्या मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी और गांधी फैमिली के गढ़ रायबरेली को छोड़कर कोई ऐसी दूसरी सीट दिखाई नहीं पड़ रही जहां पर कोई मुकाबला नजर आ रहा हो? अवध की अगर बात करें तो ब्रिजभूषण फैक्टर लोग कह रहे हैं वहां पर चलता है। पूर्वांचल में अतीक मुख्तार फैक्टर है, ये कितना असर डालेगा या ये फैक्टर था अब नहीं रहा? मुस्लिम वोटर के लिए बीजेपी अब कितना जोर लगा रही है ये भी आज हम आपको बताएंगे। बीजेपी के लिए मुसलमान अछूत नहीं रहे, लेकिन क्या मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा? तो सबसे पहले आज वो 4 बड़ी खबरें जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। तो पहली आज की बड़ी खबर है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का क्या होगा। यह सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब एक करके इस मामले के गवाह सामने आने लगे हैं, वो लोग जिनसे पुलिस ने भी पूछताछ की है। ब्रिजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी ओर से ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, सारे आरोप उन पर झूठे हैं। लेकिन इंडिया टीवी पर अभी आप उस गवाह को भी सुनेंगे जो बताएंगे कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या होते देखा। लड़कियां जब परेशान हो जाती थीं इनके व्यवहार से तो वो क्या शेयर करती थीं, क्या बताया करती थीं। थोड़ी देर में आपके सामने हम वो खबर रखने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, यूपी की इन 80 सीटों में कहां इस वक्त विपक्ष कहीं भी टक्कर में दिखाई दे रहा है। क्या ऐसी सीटें उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि यूपी में इन 80 सीटों को कंसोलिडेट करने के लिए इस बार बीजेपी को मुसलमान वोट भी चाहिए और उसके लिए पूरा खाका बनाया गया है। मोदी मित्र बनाने हैं और वो मोदी मित्र कैसे मुसलमान को मोदी के करीब लाने का काम करेंगे ये आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा, देश के कुछ राज्यों की 170 सीटों से जुड़ी कुछ छोटी छोटी लेकिन बड़ी अहम खबरें आज हम आपके सामने रखेंगे। आज किस्सा कुर्सिका में एक नया सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं, रैपिड फायर राउंड। ऐसी खबरें जो शायद आपके सामने अखबार में छपी हो तो आप उस पर गौर ना करें, लेकिन उस खबर का बड़ा इंपैक्ट होता है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ऐसे कुछ राज्यों से आ रही ऐसी खबरों पर हम बात करेंगे। और आखिर में बात होगी असदुद्दीन ओवैसी की। महाराष्ट्र में औरंगजेब की पिक्चर को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने को लेकर हंगामा हुआ, कोल्हापुर में हिंसा भी हुई, टकराव हुआ। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने कहा था कि औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो रही हैं, ये कहां चली गई थी और कहां से निकल के आ रही हैं। इस पर ओवैसी आग बबूला हो गए हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जबरदस्त तपिश है, उसकी भी कुछ खबरें और उसके बाद हमारे मेहमानों के साथ उस पर चर्चा आप देखेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं एक बार फिर, हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्ष जी, बहुत स्वागत एक बार फिर आपका। विनोद अग्निहोत्री जी फिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनोद जी, स्वागत है आपका भी। और प्रदीप सिंह जी, तीनों जाने माने पत्रकार देश के आपके सामने। और खास बात कि यूपी की नब्ज जानने वाले ये तीनों आज आपको बताएंगे कि यूपी में वो 80 का 80 क्या हो सकता है जिसकी बात भाजपा करती है। पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करते हैं। जो ब्रिजभूषण अक्सर पहलवानों को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं, अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक शख्स की गवाही। आज इंडिया टीवी पर इस केस के सबसे बड़े चश्मदीद सामने आए। इंटरनेशनल रेसलिंग के रेफरी जगबीर सिंह ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बात की। जगबीर सिंह से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। जगबीर सिंह ने सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि महिला पहलवानों के साथ क्या क्या हुआ, कब हुआ। आप ये बातचीत सुनिए, आपको इस केस से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्रजभूषण केस की जांच लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अब तक पुलिस ने क्यों नहीं की है। इस पूरे मामले में खिलाड़ी जो हैं वो खेल मंत्री से भी मिले, गृह मंत्री से भी मिले हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शख्स मौजूद हैं जो कि इंटरनेशनल रेसलिंग के अंदर रेफरी के तौर पर काम कर चुके हैं और इन्हें दिल्ली पुलिस ने गवाह बनाया है। इन्होंने छेड़खानी होते हुए देखी है। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, पहले अपना नाम और अपना परिचय बता दीजिए। भाई जगबीर सिंह मेरा नाम है और इंटरनेशनल रेफरी जज हूं मैं 2007 से। जगबीर जी, आपको पुलिस ने गवाह बनाया है, किस मामले में गवाह बनाया गया है, क्या देखा है आपने किसी के साथ गलत होते हुए, पूरी जानकारी दीजिए। भाई अभी 20 मई को
पहले एक सम्मन आया था, लेकिन 20 मई को मुझे एक मैसेज फोन के द्वारा मिला कि आप कहाँ पर हो। मैंने बताया मैं पटियाला में हूँ। कि ठीक है सर, आपके पास हमारी टीम आ रही है और आपसे कुछ जानकारी चाहती है। मुझे ये नहीं बताया गया किस बारे में जानकारी चाहती है, कि आपका जो कुश्ती से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपका एक बयान चाहिए हमें। ठीक है भाई, आ जाओ। तो उन्होंने जाके एक फोटो मुझे दिखाया कि आप इसके बारे में क्या बता सकते हैं, वहां पर क्या हुआ था। तो मैंने बता दिया कि 25 मार्च 2022 को सीनियर एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल हुई थी। उसमें ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन होता है हमारा, जिसमें प्रेसिडेंट और वह जो आए हुए मेहमान होते हैं और सभी पहलवान जो खिलाड़ी उस दिन चुने जाते हैं वो, और ऑफिशियल टीम वो खड़े होकर फोटो खिंचवाती है। तो उस फोटो में एक ऐसी घटना घटी थी कि जो एक बड़े वजन की खिलाड़ी थी, वो प्रेसिडेंट और उसके बीच में खड़ी थी। जो हमारा चीफ कोच था उनके बीच में खड़ी थी। वहां से वो छटपटा करके कुछ बोलते हुए वहां से हटी और हाथ पैर जो हमने जहां लड़की को नहीं छूना चाहिए उस लड़की को वहां से छुआ। हमने उसको देखा तो वहां से वो हटके और दूसरे स्थान पे जाके बैठी थी। ये घटना 25 मार्च 2022 की लखनऊ की है। 25 मार्च 2022 को लखनऊ में आप वहीं मौजूद थे। आपने अपनी आंखों से देखा कि ब्रजभूषण ने एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ है और उसे तंग किया है। जी जी। क्या देखा, पूरा एक बार हमें समझा सकते हैं? कौन सा मैच था, क्या था जब ये घटना हुई? ये सीनियर एशिया चैंपियनशिप जो ओलंबतूर मंगोलिया में होनी थी उसकी ट्रायल थी। वो ट्रायल खत्म होने के बाद एक फोटो सेशन था। उसमें फोटो सेशन जब ट्रायल खत्म हो जाती है तो जो बच्चे उस दिन सिलेक्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट, चीफ कोच और जो कोई मेहमान आए हुए थे वो सब मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। ये हो जाए कि भाई आज टीम का सिलेक्शन हुआ है। उसमें जो टेक्निकल ऑफिशियल होते हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो मैं उस दिन वहां पर टेक्निकल ऑफिशियल था। वो कुश्ती करवाने में मैं शामिल था। हमने पहले कुश्ती करवाई और जब फोटो खिंचा तो ये घटना घटी। आपने पुलिस को अपने स्टेटमेंट में क्या क्या जानकारी दी है? क्या लखनऊ का यही इंसिडेंट या फिर आप सालों से जुड़े हुए हैं रेसलिंग से, और कहां कहां पर आपने इस तरह के इंसिडेंट देखे हैं? भाई पुलिस ने तो इतना ही पूछा था। अब और कोई और पूछ रहा है तो जो जो एक्सीडेंट मेरे सामने हुए वो भी बता दिए मैंने। जैसे ब्रजभूषण कह रहा था कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो सब घटनाएं जो हमारे सामने हुई थी मैं बता सकता हूँ। कुछ हमें जानकारी आप दे सकते हैं कि इस 2022 वाले इंसिडेंट के अलावा और कहां कहां पर आपने कुछ ऐसा देखा जो कि गलत किया ब्रजभूषण ने खिलाड़ियों के साथ? भाई 2013 की ये घटना है। थाईलैंड पुकेट में एक जूनियर एशिया चैंपियनशिप हुई थी। वहां पर प्रेसिडेंट गए हुए थे। तो वहां पर बच्चों की डिमांड लगा लो या इनका स्वार्थ लगा लो। अब वो आज घटना ये महसूस हो रही है कि वो बच्चों की डिमांड नहीं थी, इनका स्वार्थ था। इन्होंने कहा कि भाई आज सब बच्चों को, सब कॉन्टिजेंटल को इंडियन फूड खिलाएंगे, और वो इंडियन फूड के बहाने जो इनके ये खुद था और इनके साथी थे उन्होंने फुल ड्रिंक की। और उसके बाद जब डिनर हुआ तो बच्चियों को जान नहीं छोड़ना चाहिए, उस तरह की हरकतें उसमें हुई। ये फुल नशे में था। ये 2013 पुकेट थाईलैंड की घटना है। ये भी इंसिडेंट आपने खुद अपनी आंखों से देखा? खुद अपनी आंखों से देखा। 2013 में मैं एज ए रेफरी वहां पर गया हुआ था। जगवीर सिंह ये इंटरनेशनल रेफरी हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर चुकी है और दिल्ली पुलिस ने अब ये कहा भी है कि खेल मंत्री ने ये जानकारी दी थी कि 15 तारीख तक दिल्ली पुलिस अपनी जांच पूरी करके चार्जशीट भी दाखिल कर देगी। एक सवाल, अभी बातचीत भी हो रही थी, चश्मदीद सामने हैं, खड़े हैं, बता रहे हैं कब क्या हुआ। अब ठीक है, कोई ये कह सकता है भाई इस मामले की कोई फॉर्मल कंप्लेंट है या नहीं है। एक का तो वो बता रहे हैं जिसके बारे में पुलिस ने मुझसे पूछा। फिर वही सवाल, यक्ष प्रश्न जो चल रहा है जनवरी से, गिरफ्तारी क्यों नहीं, क्या चीज रोक रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए, इनसे पूछताछ इसलिए हुई होगी कि उस लड़की ने शिकायत की होगी, पुलिस के सामने गई होगी, उसी के आधार पर इनसे पूछताछ। पहला इंसिडेंट जो बताया उस पर। हाँ, तो उस लड़की का बयान और इनका बयान
मुझे लगता है ये दोनों पर्याप्त आधार हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के। इसके बाद उनके लिए बचना जो है वो मुकदमे में जब चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, चार्जेस फ्रेम होंगे, साबित होगा नहीं होगा वो बाद की बात है। जरूरी नहीं है कि जो साबित नहीं हो वो जो है गलत ही हो, लेकिन वो एक दूसरा मुद्दा कानूनी पक्ष है। लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह को 1 मिनट भी बाहर नहीं रहना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, चश्मदीद गवाह की गवाही, और ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, कहीं से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको कोई पदाधिकारी नहीं बनना है, कुछ बनना नहीं है। और जो लड़की, देखिए ऐसे मामलों में लड़कियां बहुत जल्दी बहुत आसानी से इन बातों को उजागर नहीं करती, ज़्यादातर होता है बर्दाश्त कर लेती है चुपचाप। लेकिन अगर वो सामने आई है तो मतलब कुछ हिम्मत जुटाई है तब सामने आई। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बचने के सारे रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और गिरफ्तारी होती आपको बिल्कुल निश्चित निकट भविष्य में दिख रही है। चाहिए। भाई आरोपी है सामने, अब गवाह भी मिल गया सामने, अब क्या चीज रुकती है? देखिए, हम ये बार बार कहा जाता था कि सबूत क्या है। तो ये व्यक्ति जो रेफरी हैं और अपने ही संस्था के प्रेसिडेंट के खिलाफ गवाही दे रहे हैं, मतलब झूठी गवाही तो नहीं दे सकते रहे अपने शीर्ष पदाधिकारी के खिलाफ। और जाहिर है, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि उस लड़की ने हो सकता है पुलिस कंप्लेंट में बताया हो कि साहब ये रेफरी साहब भी मौजूद थे उस समय, और इसीलिए पुलिस ने इनसे पूछताछ की और उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी। तो इसके बाद तो गिरफ्तारी का मामला बिल्कुल बनता है, और बाद में जमानत हो जाए, कोर्ट से मुकदमा चले, चार्जेस फ्रेम हो, फिर क्या हो क्या नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो है गिरफ्तारी का मसला बनता है। और अब मुझे लगता है गिरफ्तारी हो सकती है किसी भी समय। 15 तारीख की बात हो सकता है, 15 तारीख को चार्जशीट में सारी चीज़ें सामने आए, उसके बाद अदालत ही गिरफ्तारी का आदेश दे दे या दिल्ली पुलिस खुद करे। तो मुझे नहीं लगता कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब गिरफ्तारी से बच सकते हैं। अब इसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा, इससे बीजेपी को क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, ये अलग बातें हैं। लेकिन ये अब ये घटनाक्रम होना तय है। और उन्होंने 2-3 अभी आपके ये घटना और बता दी फुकेट की, और अभी शायद पूरा इंटरव्यू आपने नहीं दिखाया है। ये इंटरव्यू लंबा है, हाँ, हमने समय की कमी की वजह से, क्योंकि पीछे हमने उन्होंने ये भी कहा है रेफरी साहब ने कि अगर पुलिस हमसे पूछेगी तो मैं सारी बातें और फिर बता दूंगा, जैसे आपको बता रहा हूँ। जाहिर है पुलिस ने तो अभी तक वही पूछा जो उनके पास मामला कंप्लेंट हुई। हाँ, बताने को उनके पास और बहुत कुछ है। अभी हर्ष जी, जो बात हुई कि आखिर अक्सर लोग कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, ऐसा कौन सा रसूख है इनका कि इन तक पुलिस जो है पहुंचने में उसको 2 महीने लग गए? ऐसी क्या बात है कि इनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर कोई कर रहा है तो सरकार को ये आरोप झेलने पड़ रहे थे अभी तक। अब जाकर के जब उन्होंने कहा कि पुलिस एक्शन जल्द खत्म होने वाला है, तब पहलवान भी जो है कुछ शायद उनको संतुष्टि हुई मिली है। लेकिन अगर एक नजर इस बात पर हम डालें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का पॉलिटिक्स का वजन कितना है, कितने बड़े पॉलिटिकल हैवीवेट हैं ऐसा कि किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, ऐसी कौन सी चीज है जो इनको बचा रही थी? तो मैं आपको जरा अवध रीजन में जहां से आते हैं, गोंडा के सांसद हैं, क्योंकि आज हम यूपी की पॉलिटिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं। हर्षी, अगर आप मेरे साथ आ जाएं इधर वॉल पर, तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद हैं, इसके अलावा क्या प्रभाव रखते हैं ये आपके सामने अवध की ये सीटें आ रही हैं, 14 सीटें हैं। कुछ बड़ी सीटों का जिक्र हमने कर दिया, लखनऊ, सुल्तानपुर, रायबरेली, फैजाबाद, अमेठी और ब्रजभूषण का गोंडा। नहीं, देखिए सौरभ जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। निश्चित तौर पर एक सीट पर जिस पर वो सांसद हैं और एक सीट जिस पर उनका बेटा विधायक है, वहां निर्विवाद रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह को हराने वाला कोई नहीं। वो अपनी पत्नी को जिता लेते, एक बार सिर्फ हारी थी वो। आप इधर ही आ जाएं। और अगर हम कहें कि दूसरी पार्टी में जाते हैं, जब वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं तो वहां भी जीत जाते हैं। लेकिन उसके अलावा ये जितनी सीटें आप दे रहे हैं, और अवध तो देखिए हमारा घर है जी, अवध में तो हर दूसरे जिले में ऐसा एक बड़ा महान प्रतापी है। देखो, तो ये तो बहुत बड़ी तोप है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं आश्चर्य में हूं। मैं इसको 2 तरह से देखता हूं। एक तो ये कि पहलवानों का आंदोलन जैसे चला वो बड़ा मिसप्लेस्ड सा था, शुरू से जिस तरह से चीजें चली और अब जिस तरह से आ रही, दोनों में बड़ा फर्क है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को सरकार बचाती दिख रही है, यह शर्मनाक है। ये जो भी कर रहा है ये शर्मनाक है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें, उत्तर प्रदेश के लोग इसी वजह से तो खुश है ना कि कोई भी गुंडा, बदमाश, बाहुबली, चाहे जितना प्रभाव हो, कानून से ऊपर नहीं है। यहां वो उल्टा होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये तो एक तरह से भाजपा के लिए गड़बड़ है कि अगर एक सांसद, एक व्यक्ति की वजह से उसकी छवि इतनी गड़बड़ हो रही तो। देखिए, अब चूंकि अब हमें सभी 80 सीटों पर आज चर्चा करनी भी थी। आपने जिन 6 सीटों का नाम लिखा हुआ है, लखनऊ, अब लखनऊ में अटल जी की विरासत है, राजनाथ जी के आगे किसी ब्रजभूषण की जरूरत पड़ेगी क्या?
रायबरेली भारतीय जनता पार्टी कभी जीते ही नहीं पाई, अब जीतने की स्थिति होगी, सोनिया गांधी हटेंगी तो कोई और आएगा। अमेठी स्मृति ईरानी हरा चुकी हैं, ब्रिजभूषण वहां कभी गए भी नहीं। सुल्तानपुर में कोई प्रभाव ही नहीं है, वहां किसी भी तरह से अगर देखें तो अभी चाहे हम मेनका गांधी को मान लें या उसके पहले की, इनका कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव था भी तो पहले संजय सिंह राजघराने का था। फैजाबाद की बात कर लें, लल्लू सिंह सांसद हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसमें कहां ब्रिजभूषण? तो मुझे तो लगता ही नहीं कि अवध क्या किसी भी एक सीट पर, उनकी अपनी सीट पर उनका प्रभाव सिर्फ एक गोंडा को छोड़कर। बिल्कुल निश्चित तौर। तो अब चलिए, अब जरा आप अवध की हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। दावा जैसे अभी किया जा रहा है, बीजेपी के नेता कहते हैं इस बार 80 में 80, और कुछ भी छोड़ दीजिए तो 2014 वाला 71 + 2 यानी 73, दो सहयोगियों की सीटें मिलाकर उसके ऊपर जाने की बात बीजेपी इस बार कर रही है। मैं पहले आपसे, आपने कहा अवध आपका घर है, तो वहां की नब्ज टोलने की बात करता हूं। अवध में क्या 100% स्ट्राइक रेट जैसा माहौल है बीजेपी के लिए? नहीं, अभी की स्थिति में देखें तो अवध में मुझे कोई ऐसी सीट नहीं दिख रही है जहां भारतीय जनता पार्टी एकदम से हार जाएगी। अमेठी और रायबरेली की जब हम बात करते हैं तो अमेठी स्मृति ईरानी हरा चुकी हैं। रायबरेली में भी अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से काम रायबरेली अमेठी में इस सरकार में हुआ, सोनिया जी भी नहीं करा पाई। और मैं तो कहता हूं कि जो भी लखनऊ से प्रयाग की तरफ जा रहा हो तो देखे वो फिरोज गांधी के नाम पे एक इंस्टीट्यूट, चौराहे पे एक सारस का गेस्ट हाउस, उसके अलावा खोजने चले जाइए तो सारी की सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। मुंशीगंज का गेस्ट हाउस, मतलब कहीं भी आप जाएंगे और जो कुछ दिखेगा आपको नया दिखेगा, पहले की चीजें रही नहीं। तो यहां अगर कोई चुनौती है तो रायबरेली, अमेठी भी शायद अब नहीं रही, और उसके अलावा अगर गोंडा में ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी का कुछ अनबन हो जाती है तो वो एक भविष्य की बात है। हालांकि इसके भी आसार लोग कहते हैं कि है नहीं। में ब्रिजभूषण शरण सिंह ताकतवर हैं, लेकिन आज तक निर्दलीय नहीं जीते हैं। वो या तो बीजेपी की टिकट से जीते हैं या समाजवादी पार्टी की टिकट से जीते हैं। केतकी सिंह भी जब जीते थे तो बीजेपी की टिकट से जीती थी। तो निर्दलीय जीतने की हैसियत है मुझे नहीं लगता। उनका अपना एक वोट बैंक है, वहां पर प्रभाव है, लेकिन वो भी एक बड़ी पार्टी के साथ मिल करके। ठीक। और अखिलेश यादव का जो बयान आया है पिछले 2 दिन पहले, पहले तो उम्मीद लोग कह रहे थे कि वो नाराज हो गए, कार्रवाई हो गई तो सपा में जा सकते हैं, अखिलेश यादव उनका स्वागत करेंगे। अखिलेश यादव ने चूंकि उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। नहीं, अब दे दिया ना, बेटियों के समर्थन में दे दिया, पहलवानों के समर्थन में। बेटियों का समर्थन किया होगा, लेकिन नहीं, कहा कार्रवाई नहीं कर रही है इससे बीजेपी, ये अखिलेश यादव ने कहा। तो इससे सपा में भी उनके लिए दरवाजे बंद हैं। अच्छा। समाजवाद जो परसेप्शन बन रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर के इस कांड के बाद, पहलवानों की धरने के आंदोलन के बाद, कि अब कोई पार्टी उनको आसानी से लेने के लिए तैयार नहीं होगी। 2 ही पार्टियां हैं, भाजपा और समाजवादी पार्टी, दोनों के दो, और कोई विकल्प नहीं है। और समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस वैसे बंद नहीं कर लेगी, दिए। कांग्रेस है भी नहीं कि उत्तर प्रदेश में 3 में 13 में, और बीएसपी की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। मायावती हो सकता है ले लें, लेकिन इसके बाद अच्छा, अभी अपने अवध की बात की है, मैं एक लाइन की बात सौरभ जी जोड़ दूं। जिस दिन यहीं हम लोग बहस में थे, पहले दिन जब ब्रिजभूषण पर बहस हुई थी, तो यहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता थे एक समाजवादी पार्टी के, मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूं, और हम लोग उसके बाद जब बाहर गए तो उन्होंने, जानते हैं क्या कहा था? समाजवादी पार्टी में ऊपर से फोन आया, ब्रिजभूषण के खिलाफ बोलना नहीं है। 10 दिन तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने कोई बात नहीं की, और अभी भी ब्रिजभूषण एक ही चीज, तो वो भाजपा के किसी नेता का तो नाम ही नहीं ले पाते वो हमारे साथ खड़ा है। वो कहते हैं कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव हमको जानते हैं, हमारे जो अखाड़े हैं उसमें 80% यादव पहलवान हैं, वो सब हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन अच्छा चलिए सर, क्योंकि सभी बहुत ग्राउंड कवर करना है। परसों ट्वीट आया है, वो स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी लाइन बदल ली है। चलिए, तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर कोई आरोपी है और ऐसे अपराध का आरोपी है तो उसके साथ खड़े दिखने में किसी की शान नहीं है। अच्छी बात है अगर समाजवादी पार्टी भी समझ रही है तो। अब अभी जैसे अवध के बारे में आपको बताया गया कि अवध में बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नजर नहीं आती है, ये रीजन बीजेपी स्वीप कर सकती है, आज के हालात में ऐसा लगता है। अब आपको हम एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। अभी चर्चा में बात सामने आई, हर्षवर्धन जी ने कहा कि ये तो योगी सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी गिनी जाती है कि बड़े बड़े माफियाओं की दुकान बंद हुई है, तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या है? अब देखिए, प्रयागराज में अतीक अहमद अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अतीक अहमद की जो निशानियां थीं उनका परिवर्तन देखिए जरा। ये जो इस वक्त आप फ्लैट देख रहे हैं, ये प्रयागराज में अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने सरकारी फ्लैट हैं। करीब 1700 स्क्वायर मीटर जमीन थी जिस पर अवैध कब्जा था उसका, और यहां पर अब 76 फ्लैट बना दिए गए हैं। कई हजार आवेदन आए थे, उसमें से 1600 लोग जो हैं वो शॉर्टलिस्ट किए गए, और 76 लोगों को अब लॉटरी के जरिए ये मकान दिए जाएंगे। किसी को इन मकानों का रंग भगवा नजर आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मैसेज तो यही है कि एक गुंडे से, एक माफिया से जमीन छुड़ाई, सरकार ने मकान बनाया और गरीब को दिया। ये दिखाई दे रहा है। देखिए, कानून बनता किस लिए है?
कानून बनता है एक डेटरेंट की तरह, कि जो अपराध करने की इच्छा रखते हैं या जो अपराध करना चाहते हैं, अपराध करते हैं, उन पर रोक लगे, उनके अंदर कानून का डर हो कि अगर हम कानून तोड़ेंगे, इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, सजा हो सकती है। वो कानून का डर जो है पिछले 25-30 साल में उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसी कानून के राज का डर जो है गुंडे और माफिया के मन में बिठाया है, और लोगों को ये भरोसा हुआ है कि न्याय मिल सकता है। ये माफिया के पास गरीब आदमी और दूसरे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि सिस्टम फेल हो गया था। उनको मालूम था सरकार के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होगी। तब इनकी अदालतें लगनी शुरू होती। इनकी अदालत लगने लगी, उसमें तुरंत फैसला होने लगा। अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, सरकार के पास जाने पर, पुलिस के पास जाने पर भी हमारी सुनवाई होगी और इन बड़े बड़े माफिया के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। ठीक है। एक गरीब आदमी की जमीन अगर एक छोटा सा टुकड़ा वो माफिया से छुड़ाकर उसको दिया जाता है, तो उसके मन में, आप सोचिए, केवल उसके मन में नहीं है, ऐसे जितने पीड़ित हैं उनके मन में किस तरह की भावना है। देखिए, उसके बाद निकाय लोकल बॉडी इलेक्शन हुए तो लगा था कि प्रयागराज में कहीं पर कुछ असर दिखाई देगा। अगर ये अतीक अहमद कोई रॉबिन हुड भी था, जैसा कुछ लोग बताते हैं, तो भाई कुछ तो उसके लिए सिंपैथी भी होती। नहीं, उल्टा हुआ, कुछ नहीं दिखाई दिया। उल्टा हुआ। सिंपैथी बीजेपी के लिए हो गई, और जो उम्मीदवार जिसको लेके, क्योंकि नंदी साहब जो थे मंत्री, वो बड़े नाराज थे, उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला था, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के उम्मीदवार को दिक्कत हो सकती है, तो वो 1 लाख वोट और पिछली बार ज्यादा बढ़ गए। बिल्कुल, 17 की 17 सीटें मेयर की बीजेपी जिता ली गई। अब जरा जो घटना अभी हुई है, कल जो घटना हुई है, उस पर आपको लेकर के चलना चाहते हैं। अभी आपने अतीक अहमद की बात देखी, अब दूसरा नाम यूपी में जब बड़े बाहुबलियों का लिया जाता तो लिया जाता है मुख्तार अंसारी का, लेकिन बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी के भी बाहू में वो बल अब बचा नहीं है, वो सारा बल क्षीण हो चुका है। मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को लखनऊ के कोर्ट के अंदर गोली मार दी गई। ये एक गुनाह था, एक क्राइम था। सरकार से इस पर सवाल बनता है कि आखिर ये लॉ एंड ऑर्डर की विफलता है, और है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप देखिए कि यूपी के अंदर परसेप्शन की लड़ाई का आलम यह है कि अगर एक अपराधी मारा जा रहा है, भले कोर्ट में मारा जा रहा हो, तो भी लोगों के मन में उसको लेकर सरकार के प्रति कोई दुराग्रह नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ये गुंडाई था, एक गैंगस्टर था जो मारा गया। और ये कोई संजीव जीवा, ये कोई छोटा मोटा कोई ऐसा नहीं है कि बस कोई तमंचा चलाने वाला गुंडा था। इसका नाम कौन कौन से केस में नहीं आया था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में इसका नाम है, उसी में तो जेल में था ये, उस कांड में जेल में था जी। इसके अलावा बीजेपी के जो विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या में यह आदमी शामिल था। बिल्कुल राइट हैंड मैन कहने की बात है, ये वही था मुख्तार अंसारी का। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, हम सबको जो वीडियो आया वो बहुत परेशान करता है कि जज के सामने मार दिया गया। ये यूपी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है और उसका उन्हें जवाब देना है। लेकिन ये भी लोगों को ध्यान में है कि यही संजीव जीवा है जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या करने में सीधे सीधे नाम आया, उसकी वजह से जेल में गया, और तब से लेकर अब तक, यानी कल्याण सिंह की सरकार से लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार तक, वो जेल में जरूर है लेकिन उसका साम्राज्य चलता है। कृष्णानंद राय की हत्या में AK-47 से गोली चलाने वाला ये, और ये ऐसे लोग थे कि जेल में भी रहते थे तो इनका जो साम्राज्य था वो बदस्तूर चलता था। उस लिहाज से अगर कहें तो जनता को ठीक लगता है। लेकिन दूसरा पहलू जी है कि कोर्ट में अगर ये हुआ तो सरकार को उस प्रश्न चिन्ह का जवाब देना। अब देखिए सर, अतीक पूर्वांचल का, मुख्तार पूर्वांचल का, पूर्वांचल के जरा हम देख लें, क्योंकि 80 में से पूर्वांचल में प्रयागराज मध्य में है, मध्य उत्तर प्रदेश में। अतीक को अगर प्रभाव क्षेत्र तो है, अतीक का प्रभाव अगर कहेंगे तो प्रयागराज, और प्रयागराज से ही कट के कौशाम्बी और प्रतापगढ़, ठीक है, ये इतना था। और अगर मुख्तार की बात करेंगे तो मऊ, गाजीपुर, थोड़ा बहुत सा हिस्सा जो है, बहुत छोटा सा हिस्सा वो आजमगढ़ का, वो भी पूरा नहीं है, इतना है जो इसका क्षेत्र है। लेकिन ये इधर भदोही और पूर्वांचल में थोड़ा सा आता है। निश्चित तौर पर पूर्वांचल की एक पहचान बनी, गलत बनी, लेकिन ऐसे लेजेंडरी बाहुबलियों की बड़ी चर्चा होती है ना पूर्वांचल से। वो क्यों बनी जी, एक घटना, बाकी घटनाएं तो अखबारों में आ रही हैं, पढ़ रहे हैं। मऊ में दंगा कराने के लिए मुख्तार अंसारी खुली जीप से लाउड स्पीकर लगाकर दंगा करवा रहा था। योगी आदित्यनाथ उस समय सिर्फ सांसद थे। खबर गई, उन्होंने बीजेपी के नेताओं से बात की कि ये रुकना चाहिए। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि मैं जा रहा हूं मऊ, जिसको साथ आना हो आए, ना आना हो ना आए। और वो चले हैं तो
मऊ पहुंचने से पहले पहले 400-500 गाड़ियों का काफिला था। मुलायम सिंह के पास खबर गई तो तब उन्होंने डीएमओ एसएसपी से कहा कि भाई रुकवाओ, तो मुख्तार को रोको। हाँ रोको। तो ये आतंक था मुख्तार अंसारी का कि अब लाउड प्रभाव स्पीकर लेके दंगा करवा रहा है। वो तस्वीर देखी हमने, वो और डीएम और पुलिस घर में बैठे हुए हिम्मत नहीं। छत पे बैठा है पुलिस जिप्सी के ऊपर। नहीं तो अब इसका प्रभाव पूर्वांचल की 29 सीटों पर क्या प्रभाव मान रहे हैं आप? मतलब माफिया के लिहाज से इस एक एंगल से अगर मैं बात कर रहा हूं तो अब लोगों की भावना है योगी के साथ बिल्कुल पूरी तरह जिस तरह से पिछले 6 साल में माफिया का सफाया हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं, माफिया का सफाया सिर्फ नहीं कि पकड़ लिया या मार दिया या जेल भेज दिया, सजा दिला दी। सबसे बड़ी ताकत उनका आर्थिक तंत्र होता है। उस आर्थिक तंत्र को नष्ट जो किया है, जिस तरह से मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मकान, दुकान सब गिराए जा रहे हैं बुलडोजर लगाकर, और जिनकी जमीन पर कब्जा मतलब किया, गणतंत्र भी अर्थतंत्र भी हर लिहाज से नेस्तनाबूद किया है। नहीं मैं सर, मेरा दिलचस्पी इस वक्त वो 29 के फिगर पर है, क्योंकि दावा हम बार बार कर रहे हैं। एक किस्म का रियलिटी चेक आप मानिए कि उनके 80 का जो दावा है वो स्वीप क्या मुमकिन है और पहले हुआ है क्या? देखिए स्वीप तो पहले हुआ है भाई। 77 में 85 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो पूरब से पश्चिम तक जनता पार्टी नहीं, अच्छा हाँ जनता पार्टी जीती थी, जनता मतलब कांग्रेस हारी थी। और 84 में 83 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो स्वीप तो पहले भी हो चुका, और एक तरह से ये स्वीप भी मान लीजिए 2014 में 14 में जब 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिला के मिली तो स्वीप ही था। 5 सीटें तो कुल मिलाकर के जो है 7 सीटें जो थी वो खाली विपक्ष में गई थी। मैं एक बात और कह रहा था, पूर्वांचल के जो गन कल्चर की आप बात कर रहे हैं, इसकी शुरुआत तो हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के दौरान से ही शुरू हो गई थी। और वहां जब गोलियां चलती थी रेलवे के ठेकों को लेकर के, और उसके बाद ये पैदा हुए मुख्तार अंसारी और तमाम सारे बहुत सारे और भी नाम हैं। लेकिन एक सवाल मैं जरूर खड़ा करना चाहता हूं, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ के काल में तमाम माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, वो चाहे विकास दुबे हो उत्तर कानपुर में या मुख्तार अंसारी या अतीक अहमद। लेकिन जिन लोगों ने अतीक अहमद को मारा, जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी को मारा, वो भी तो गैंगस्टर ही होंगे, वो भी उनके पीछे भी कोई माफिया होगा। क्योंकि ये जो नहीं बात सही है आपकी, बिल्कुल गैंग राइवलरी है, इसका मतलब खत्म नहीं हुई। नहीं 19-19 साल के लड़के हैं। हाँ, तो उनके पीछे कोई हैंडलर होगा। अब जैसे इसके केस में, जीवा के केस में सामने आ रहा है कि कहीं किसी ने कहा 1 करोड़, कहीं छपा 50 लाख सुपारी दी। भाई किसने सुपारी दी? आज तक वो 3 लड़के जिन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, उनके पीछे कौन था, ये बात सामने नहीं आई। तो लेकिन हम ये कह रहे हैं, बात आपकी बिल्कुल जायज है, इसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब गैंगवार अभी चल रहा है यूपी में। लेकिन इस पर बहुत सी बातें कही भी नहीं जा सकती। लेकिन गैंग वार चल रहा है, इसके आधार पर ये नहीं तो किसने मारा, किसने भाई जिसने आखिर मारा तो किसी गैंग ये कोई नहीं कह रहा कि सारे अपराधी खत्म हो गए, अब कोई अपराध रहा मेरा सर सवाल, मैं कह रहा हूं अगर इतनी हिम्मत हुई कोर्ट के, पॉलिटिकल अभी सवाल भी है। इतने जब अपराधियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद अगर पुलिस हिरासत में, जेल में और कोर्ट में मर्डर हो जाए तो कोई ना कोई तो पीछे ऑपरेट कर रहा है ना ताकतवर। मैं केवल एक पॉलिटिकल सवाल इस पर खड़ा कर रहा हूं। अखिलेश यादव बार बार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भाई कोर्ट में हत्या हो रही है। सोचिए क्या आलम है लॉ एंड ऑर्डर का। सड़क पर पुलिस प्रोटेक्शन में अस्पताल के बाहर मार दिए गए अतीक और अशरफ, देखिए क्या आलम हो गया लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन जनता, और जेल में मुन्ना बजरंगी, लेकिन जेल में मुन्ना बजरंगी मारा गया, लेकिन जनता फिर भी भाजपा का साथ दे रही है। और उमेश पाल पुलिस, कोई भी और गवर्नमेंट होती, कोई भी सरकार और होती इस वक्त योगी सरकार के अलावा, तो ये उसके खिलाफ जाती बातें, बिल्कुल जाती। ये सारी चीजें योगी में ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। इसलिए हो रही है कि योगी की क्रेडिबिलिटी है इसको लेकर। ये मालूम है कि किसी एक गैंग का समर्थन करने के लिए या गैंग को बचाने के लिए दूसरे गैंग को नहीं मारा जा रहा है। गैंग वार में जो है एक हिस्सेदार या एक पक्ष में सरकार खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक, सफाया हो रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि 100% हो चुका है, लेकिन जितने बड़े बड़े माफिया थे जिनके खिलाफ ये माना जाता था कि कोई भी सरकार आ जाए उन पर तो हाथ ही नहीं डाल सकते, वो अब तबाह हो रहे हैं। पुलिस वाले रोते लेकिन जिन्होंने जो इनके पीछे उन पर हाथ कब पड़ेगा। अरे एक बार हर्षवर्धन जी, मैं आता हूं उस बात, हर्षवर्धन जी, और फिर आप ये 29 वाला गणित भी जरा समझाइएगा। नहीं देखिए, अगर राजनीतिक लिहाज से कहेंगे तो जो जिक्र अभी विनोद जी ने भी किया, और जिसको हम तो उसी शहर के नागरिक हैं प्रयागराज के, गणेश केशरवानी जैसा व्यक्ति अगर वो मेयर के तौर पर महानगर अध्यक्ष थे, बढ़िया व्यक्ति हैं, लेकिन इतने बड़े नेता नहीं थे कि वो इतने भारी बहुमत से जीते। वो सिर्फ और सिर्फ अतीक अशरफ के सफाई की वजह से है। लेकिन 2 बातें हैं महत्वपूर्ण।
एक तो ये कि जब आप कहते हैं कि क्या गैंग वॉर है, तो ये गैंग वॉर तो नहीं है। गैंग वॉर यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में करने का दुस्साहस कोई नहीं कर रहा है, लेकिन कौन है वो लोग जो इतने दुस्साहसी हैं कि अदालत में, पुलिस के सामने और जेल में मुन्ना बजरंगी, अतीक अशरफ की हत्या और ये कोर्ट में हुई हत्या, इन तीनों के तार कहीं न कहीं जाते हैं, वो खोजना जरूर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राजनीतिक तौर पर योगी आदित्यनाथ को इसलिए लाभ है क्योंकि लोगों को लगता है कि अपराधी मारे। मैं अब यूपी के MY समीकरण पर आगे बढ़ने जा रहा हूं। इसको आप सुनते थे बिहार में मुसलमान प्लस यादव, या यूपी में भी इसको सुनते थे, लेकिन ये दूसरा MY है। लेकिन फिर जल्दी से, अभी आपने कहा कि अवध में कोई चुनौती नहीं है, पूर्वांचल में कोई चुनौती है। माना जाता है कि बीजेपी ने पिछली बार भी कुछ जो भी कुछ कष्ट सहा यहीं सहा था। नहीं, पूर्वांचल में दो सीटें हैं पूर्वांचल में। देखिए, एक गाजीपुर थी, दूसरा आजमगढ़ और तीसरी मऊ। 3 सीटें बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल वाली थी। तो अब गाजीपुर और मऊ वहां उतनी मुश्किल नहीं होगी इस गैंग के सफाई के बाद। ठीक है, लेकिन आजमगढ़ वो स्थिति बनेगी कि अगर बीएसपी या कोई और खड़ा करे मुस्लिम उम्मीदवार, मुस्लिम वोट बटे, पूर्वांचल में बीजेपी आपको का पूर्वांचल में केवल एक आजमगढ़ में ही कुछ लड़ाई दिखाई देती है। नहीं, मोटे तौर इन तीनों सीटों का जो जिक्र है, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इसके अलावा भदोही, इन चारों सीटों पे अगर राजभर के साथ एक तरह से कहेंगे भाजपा का समझौता ना हुआ, वो उधर चला गया, तो ये भी फैक्टर काम करेगा। ठीक है, कानून व्यवस्था के मामले में, अपराधियों के सफाई के मामले में भाजपा को प्लस है। चलिए अब अगले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे और साथ साथ हम बात करेंगे इस MY समीकरण की। ये है MY मतलब मोदी प्लस योगी भी समझ सकते हैं आप इसको, आप मुसलमान प्लस योगी भी समझ सकते हैं, या MM भी कह सकते हैं, मुसलमान प्लस मोदी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी तीव्रता के साथ बीजेपी अब मुस्लिम वोटर्स के नजदीक जाने की कोशिश कर रही है। 80 में से 29 सीटें कम से कम ऐसी चिन्हित की गई हैं बीजेपी की तरफ से जिन पर वो काम करेगी, मोदी मित्र बनाए जाएंगे। एक एक सीट के ऊपर 5000 मोदी मित्र, सभी मुस्लिम समाज से, और ये पसमानदा मुस्लिम समाज से होंगे। वो पासमानदा मुस्लिम समाज जिसको साथ लाने की बात कह चुके हैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में फिर एक बार कहा था क्लोज डोर मीटिंग में अपनी पार्टी के, तो 2 बार वो ये संदेश दे चुके हैं कि आप पासमानदा मुसलमानों के बीच में जाएं। पासमानदा मुसलमान भारत की मुस्लिम आबादी का 85% होते हैं। तो क्या यूपी के अंदर मुसलमान बीजेपी के नजदीक आता दिखाई दे रहा है? उन कोशिशों का कोई सिला मिलता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता है? मुसलमान कितना वोट करता है बीजेपी को, इसका कोई एक आंकड़ा नहीं है। प्यू रिसर्च कहती है 2019 में 20% मुस्लिम वोट मिला मोदी को, लेकिन बहुत से लोग इस पर यकीन नहीं करते। आम बोलते हैं 3, 4, 5%, इससे ज्यादा मुसलमान वोट नहीं करता। इतना प्रयास बीजेपी कर रही है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, वजह और दूसरी देखिए, जो कहते हैं कि इतना वोट नहीं मिलेगा, उम्मीद नहीं है, उसका अंदाजा लगाने के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है स्थानीय निकाय का चुनाव। वहां जब वोटिंग होती है, बहुत छोटी सी कंस्टिट्यूंसी होती है, वहां पर जितने पदाधिकारी मुस्लिम हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर उतने भी वोट नहीं मिलते हैं तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने मुसलमान बीजेपी को वोट। मुझे नहीं लगता कि मुसलमान बीजेपी को वोट करेंगे। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाएं जरूर बीजेपी को वोट करना चाहती थी, लेकिन उनके जहां जहां घर में ऐसी बात हुई, उनके घर वालों ने उनको वोट नहीं देने दिया। ऐसा बहुत सी जगहों पर हुआ। बीजेपी कहती है भाई हम रामपुर जीत गए, स्वार जीत गए, आजम खान की बेटी की सीट जीत गई, आजमगढ़ जीत गए, आजमगढ़ जीत गए क्योंकि जो है मायावती ने गुड्डू जमाली को खड़ा कर दिया। बीजेपी को 2019 में आजमगढ़ में जितने वोट मिले थे उससे भी कम मिला, फिर भी जीत गए क्योंकि मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। तो बीजेपी की इस पूरे कवायद से कोशिश ये है कि कम से कम मुसलमान इस तरह से सोचना बंद करे कि जो बीजेपी को हराएगा उसी को वोट देंगे। मुसलमान तय करे कि हम फलां को वोट देंगे। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, बीजेपी को हमेशा बीजेपी की कोशिश रही मुसलमान वोट बटे। अब वो चाहती है कि जो बढ़ता है इसमें कुछ हमको भी मिल जाए, बस इतना ही फर्क है। मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि भाई अगर 10% मुसलमान भी बीजेपी के साथ आ जाता है तो 1-1.5% पर कई सीटें जो हैं वो तय हो जाती हैं। वो गैप मुसलमान भर सकता है। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि ये भ्रम न भारतीय जनता पार्टी को है न हम लोगों को रखना चाहिए कि मुसलमान भाजपा को वोट करके जिता देगा। असली बात क्या है, अगर मुसलमान तय करेगा तो भाजपा नहीं जीतेगी, लेकिन अगर जहां मुसलमान भी तय कर रहा है उसमें क्या कुछ गुंजाइश बना सकते हैं क्या, भारतीय जनता पार्टी वो प्रयास कर रही है।
आप अगर कहेंगे आजमगढ़ सीट, तो गुड्डू जमाली अगर नहीं लड़ा होता उस तरह से तो नहीं जीतते। रामपुर की सीट बड़ा उदाहरण है। रामपुर में इसलिए बहुत से मुसलमानों के मत मिले क्योंकि वहां लंबे समय से आजम खान के, जिसको हम कहें कि उनके जो शिकार लोग थे वो मुसलमान ज्यादा थे। उसमें एक बड़े वर्ग को लगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी को प्लस हो ही रहा है, इसलिए कुछ लोग चले गए। लेकिन वोट एंटी आजम खान था, एंटी आजम खान था। प्रो बीजेपी मुस्लिम वोट ये भी बहुत दूर की कौड़ी है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है राजनीतिक भाई तौर हम पे। ये चर्चा शुरू किसने की? चर्चा प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई। नहीं, इसमें एक चीज मैं कह दूं, ये मीडिया में जब आया तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं वैमनस्य नहीं होना चाहिए, हमें उनके लिए काम करना है, भले वो वोट न दे। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम, और ठीक बात है, मुसलमान भी इस देश के उतने ही नागरिक हैं, वो भाजपा को नहीं देते, इसलिए भाजपा उनको ये विशेष साइकिल चल रहा है। अब मुसलमान को भी तो तय करना पड़ेगा ना। निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने खूब जमकर यूपी में मुसलमानों को दिया, जहां तहां जीते भी हैं, लेकिन उसके आगे वाला भरोसा अभी मुश्किल है। मुस्लिम कैंडिडेट उतारे गए। देखिए, जब 2019 के चुनाव हुए और बीजेपी और बड़े बहुमत से जीती, तो हमारे कुछ मुस्लिम मित्रों ने मुझसे कहा कि यार तो क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक रास्ता है। बोले क्या? हमने कहा आप लोग बीजेपी को वोट देना शुरू करो। अच्छा। बोले क्या मतलब? हमने कहा मतलब ये है कि जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव खत्म हो जाएगा। जिस दिन मुसलमान एक ठीक ठाक तादाद में बीजेपी के लिए वोट करने लगेंगे, 10% 20% जो भी है, तो जो ये एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो बनाया जाता है वो अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा और फिर चुनाव दूसरे तरीके से होंगे। तो अगर आपको बीजेपी को, मैंने कहा बीजेपी से आप चाहते हो कि हिंदू ध्रुवीकरण न हो, तो आप बीजेपी को वोट देना शुरू करो, आपकी पार्टी में बीजेपी हो जाएगी। तो अब मुझे लगता है, मैं तो बहुत स्वागत करूंगा अगर मुसलमान बीजेपी को वोट दें। ये देखिए चल रहा है स्क्रीन पर, 395 उम्मीदवार थे लोकल बॉडी इलेक्शन में, 61 जीते हैं। सर्व स्वागत करूंगा और मैं मोदी जी की इसके लिए तारीफ करूंगा अगर वो मुसलमानों को रीच आउट करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री को रीच आउट करना चाहिए। वोट, जैसा हर्षवर्धन जी कह रहे, बिल्कुल सही बात है, वोट दे या ना दे, लेकिन अगर बीजेपी रीच आउट करती है और उनको अपने साथ भागीदारी देती है संगठन में से, तो ये अच्छी बात है और मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैं तो स्वागत जो आप बात कह रहे थे कि भाई कोई किसी गफलत में नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री अगर ये कहते हैं कि आप जाइए उन तक अपनी योजना पहुंचाइए और वोट की चिंता मत कीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बिना वोट की फिक्र के करती है क्या कोई काम? नहीं करती है, वोट की फिक्र करती है। मैं बता रहा हूं, ये बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछ लिया। वोट की फिक्र है किसकी? कि हमें चुनाव में जीतने लायक मत मिले, लेकिन हराने वाला वोट थोड़ा कम हो जाए भाई। मुसलमान अगर बीजेपी को दुश्मन मान के बैठा है, और ये सच है कि इस सरकार में एक बड़ा वर्ग पैदा हुआ जो कहता है कि अरे मोदी जी तो अब तृप्तिकरण करने लगे, वो वाले तुष्टिकरण करते थे, ये तृप्तिकरण करने लगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि सारी स्कीम में एक बराबर की साझेदारी। लेकिन ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से मुसलमानों को लेकर संवेदनशीलता के साथ बात करते हैं, स्कीम्स में शामिल करते हैं, और दो राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां मुसलमान को न टिकट दिया न वो जीत सकते थे, लेकिन दोनों जगह मंत्री बनाया, शहनवाज हुसैन और दानिश, ये बड़ा उदाहरण। चलिए अब फिर उन सीटों की बात कर लेते हैं जहां मुस्लिम मतदाता है, साइजेबल तादाद में है, अच्छी खासी तादाद है, कई कई जगह तो डिसाइडर भी है। रोहेलखंड की आप बात करें और उसके बाद हम पश्चिम यूपी की भी बात करेंगे। रोहेलखंड, जहां से अभी अब चर्चा हुई, रामपुर की, आजमगढ़ वहां से आते हैं, इसके अलावा पीलीभीत, बदाऊं, मुरादाबाद, अमरोहा, ये सारी वो जगह हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद के अंदर बरेली हैं। जी, बरेली जो बरेली। तो अगर समझे हम कि इस रोहेलखंड के अंदर 12 सीटों के करीब मानकर चली जाती हैं, तो भारतीय जनता सहारनपुर भी, सहारनपुर को नहीं रोहेलखंड में नहीं आता, लेकिन हम कह रहे हैं जो वो हम वेस्ट की अलग बात करते हैं, वेस्ट के भी अलग बात करते हैं। तो रोहेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान वोट होने के बावजूद अभी कोई खास दिक्कत पेश नहीं आई है। दो चुनाव हमें क्या बताते हैं? नहीं, दो चुनाव ये बताते हैं कि पोलराइजेशन, देखिए हिंदू मत अगर 50% से ज़्यादा बीजेपी के पास आएगा तो बीजेपी को जीतने में दिक्कत नहीं होगी, या फिर मुस्लिम मतों का डिवीजन हो। देखिए, मुसलमान के साथ बीजेपी की दिक्कत यह है कि जिस मुसलमान को बीजेपी लेती है, मुसलमान उसको मुसलमान ही नहीं मानता, वो अपने समाज से एक तरह से बहिष्कृत हो जाता है। आप देख लीजिए जितने लोग आए हैं, जितने मुस्लिम नेताओं को सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उनमें से कोई जो है 5% मुस्लिम वोट नहीं ला सकता। और मुसलमान कैसे नहीं देता है बीजेपी को वोट, ये एक उदाहरण आपको देते हैं। 2004 का कैसरगंज का चुनाव, आरिफ मोहम्मद खान बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो इलेक्शन मैनेजर था लड़का, 28, 30, 32 साल का लड़का था, पूरे समय तक चुनाव तक लगा रहा।
उससे चुनाव के बाद पूछा कि वोट किसको दिया। बोला कैसी बात कर रहे हैं, आरिफ भाई के लिए 6 महीने से काम कर रहे हैं, वोट किसको देंगे। बोला नहीं सही सही बताओ। बोला देखिए हम वोट तो देने गए थे आरिफ भाई को, जब वहाँ पहुँचे मशीन पे कमल पे बटन दबाया नहीं गया, साइकिल पे दबा दिया। बेनी बाबू को दबा दिया। और ये आप 2004 बता रहे हैं। हाँ, आज हम 23 में खड़े हैं, 24 की बात कर रहे हैं, तो 4 से 24 कुछ बदला नहीं, कुछ नहीं बदला। नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बदलाव आया। ये है कि वो जो जितनी नेगेटिविटी थी वो अब नहीं रह गई। आप अगर मुस्लिम मोहल्लों में जाइए, पूछिए आपको सरकारी जो स्कीम से उनका फायदा मिल रहा है। कैसा काम कर रही सरकार, अच्छा काम कर रही है। लेकिन वोट नहीं। किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए, योगी जी को होना चाहिए अगर उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव में। महिलाएं सुरक्षा की बात लेकिन वोट हम नहीं देंगे। बड़ा साफ साफ कहते हैं कि ये सब अच्छी बात है लेकिन हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे। तो ये जब तक बना हुआ, बीजेपी इसी को तोड़ना चाहती है कि ये जो हट है कि भाई हम उसी को वोट देंगे। भाई जैसे और लोग समाज के लोगों की पसंद है कि किसी को सपा पसंद, किसी को बसपा, किसी को वो जो कांग्रेस। आपने कहा कि भाई जो वोट नुकसान करता है वो थोड़ा कम हो जाए, नहीं, बस और उतनी भर है। एक चीज ये है कि मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुसलमानों में जड़ता बहुत ज्यादा बढ़ी भी है। हाँ, एक वर्ग जो बड़ा हुआ है जिसको हमें समझना चाहिए, जब सरकार इतने लंबे समय तक रहती है, इतनी मजबूत रहती है, तो एक वर्ग होता है जो कहता है कि भाई हम क्यों बेवजह इनसे लड़ते रहें। तो वो वर्ग बढ़ा है। अब वो कितना बड़ा हो जाएगा कि वोट बदल देगा, मुझे इसमें थोड़ा भ्रम दिखता है। देखिए मैं सर इसमें एक चीज, सर वेस्ट का भी सीट इंट्रोड्यूस कर दो, फिर आप बोलिएगा। मुस्लिम वाले पे चले। वेस्ट में भी उस पर यही बात हमें करनी है। वेस्ट में आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी काफी मुसलमान है, जनसंख्या काफी है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बड़ा रीजन है यूपी का। 21 सीटें यहां से मानकर चली जाती हैं, और इसमें वो बेल्ट भी आ जाती है जिसको आप समाजवादी पार्टी के स्ट्रांग होल्ड वाली बेल्ट मानते हैं, मैनपुरी, कन्नौज वगैरह वाली बात, वो भी इसमें आ जाता है। इसके बाद फिरोजाबाद है, कानपुर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ये सब वही बेल्ट है। सहारनपुर जिसका भी जिक्र किया, इस तरफ जितना आप बढ़ते जाएंगे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, यहां आपको मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती भी दिखाई देगी। नहीं, यहाँ तो 45% तक है भाई, ऐसी सीटें हैं। 40 सहारनपुर से 40%। नहीं, बिजनौर में तो लगभग 45% के आसपास है। बिजनौर हो गया आपका, मुरादाबाद हो गया, तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। संभल, देखिए मुस्लिम वोट तो यहां बीजेपी हिंदू कंसोलिडेटेड वोट के बगैर नहीं जीत सकती। देखिए आप 2022 का विधानसभा चुनाव था, अमित शाह जी कैराना में जब प्रचार कर रहे थे, तो याद कीजिए क्या नारा था उनका, कैराना को मत भूलो। योगी जी ने 80-20 की बात कहाँ कही थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आके ही कही थी। तो यहाँ जो, और किसान आंदोलन के बावजूद, 1 साल का किसान आंदोलन, इसी बेल्ट की सबसे ज्यादा भागीदारी थी, उसके बावजूद बीजेपी सारी सीटें लगभग जीतती है 2017 की तरह। क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो इस बेल्ट में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ मुसलमान बिल्कुल बराबरी पर लगभग सामने दिखाई पड़ता है। बाकी जगह तो आप बुंदेलखंड चले जाइए या और जगहों पे तो कहीं 10%, 15%, 20%, यहाँ तो 40% से ऊपर है। तो इसलिए पोलराइजेशन फैक्टर यहाँ बहुत है। लेकिन मुस्लिम वोट की एक बात मैं कहूँ कि मुस्लिम वोट जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे या प्रदीप जी ने कहा कि एक तो ये होता है कि इनएविटेबल है यार इनकी जीत, तो क्यों हम, एक वर्ग ये पैदा हो जाता है, या स्कीम जो गवर्नमेंट की है उनका भी एक लाभार्थी वर्ग है भाई, जो फ्री राशन मिल रहा है उसमें गरीब मुसलमानों को मिल रहा है, तमाम सारी महिलाओं की वजीफे और पढ़ाई, ये सब सारी स्कीमों का बराबर लाभ मिल रहा है। तो उससे एक डाइल्यूशन होता है उसमें। आम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मौलाना की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, जो इनफ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो कभी जय श्री राम का नारा लगा देंगे, कभी सड़क पर किसी को पीट के मार देंगे, कभी नैरेटिव बन जाएगा इस शहर का नाम बदल दो, तो ये, और उसको भी जब एक मौन समर्थन मिल जाता है बीजेपी की तरफ से, तो मुसलमान के अंदर फिर शंका पैदा होती है कि यार हम तो इनसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ है। और जिसका फायदा जो बीजेपी विरोधी की दल है वो उसको और बढ़ाते हैं, समाजवादी पार्टी या वो नैरेटिव बनाते हैं। अच्छा, वेस्ट की पश्चिमी यूपी की बात कीजिए भाई, पश्चिमी यूपी जैसा तो गठबंधन कहां होता, सब कुछ था एक साथ, और मुस्लिम वोटर इतनी बड़ी तादाद में, आपको 40%, फिर कैसे वेस्ट खाली मुस्लिम वोटर से नहीं बनता ना। देखिए अगर जाट जो है, जो मुसलमान के साथ वोट करता था चरण सिंह के जमाने में, वो अगर बट गया मान लीजिए, और ज्यादा बीजेपी के साथ आ गया, और गैर जाट बीजेपी के साथ आ गया, तो मुस्लिम वोटर के लिए क्या कर लेगा, कोई गठबंधन कर लीजिए आप। सर मैं कह रहा हूं सपा, बसपा, आरएलडी, नहीं, जो उसमें एक जाट भी कुछ तो गया होगा उनके साथ। मुस्लिम जो अलायंस था वो मुजफ्फरनगर दंगे के बाद टूट गया। अब समाजवादी पार्टी का जो है दूसरा जो कोर वोट है यादव, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है नहीं, तो जाट अलग हो गया। अब कॉम्बिनेशन अगर बन सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो दलितों, खासतौर से जाटवों और जाटों का,
जो साथ आ नहीं सकते। तो इसलिए बीजेपी को फायदा है कि जाट अगर कम भी आता है तब भी मुस्लिम वोट किसी के साथ जुड़कर बड़ा नहीं बन रहा है। वो जो ब्लॉक बन जाता था जाट मुस्लिम मिलकर, वो नहीं बन रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से जाट वोट को लेकर किसी चिंता में है क्या बीजेपी अभी, या अभी जो सब प्रकरण चले हैं दोबारा, अभी पहलवानों वाला भी और बाकी नहीं, सब? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको लेने वाला कोई नहीं, केवल जो है राकेश टिकैत सुनने चुनाव लड़ सकते हैं मुजफ्फरनगर से। जमानत जब्त हो लड़ जाएगी, चुके 2 बार हैं, लड़ चुके हैं। एक बार एमएलए में जमानत जब्त हो आपने चुकी है, एक बार एमपी लोकसभा में आपने मुजफ्फरनगर का जिक्र किया तो खैर राकेश और टिकैत राकेश तो टिकैत के अपने बारे में 7,000 ने वोट कहा है, अपने 6-7 गांव का वोट नहीं मिलेगा नहीं राकेश मिलेगा। टिकैत को। वो सिसौली जो शामली सीट थी, जो शामली कह रहा हूँ, जो सीट जहाँ से खतौली की सीट थी, खतौली। जिसमें सिसौली गांव आता था, गांव। जो उनका गांव है। वहां उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। नहीं, राकेश टिकैत तो देखिए 6-7 हजार के नेता थे, अब पता नहीं कितने के रह गए हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर की एक रोचक बात समझनी चाहिए। जब लोग कहते हैं कि जाट नाराज हो जाएगा, आज तक उस सीट का इतिहास है कि सिर्फ भाजपा ने जाट सांसद बनवाया। एक लाइन की बात है, आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए तो जब से ये सीट लोकसभा की है, सिर्फ और सिर्फ वरना मुसलमान बनता है या कोई और बनता है, बहुतायत मुसलमान जीतते हैं। तो ये वहां के लोगों को पता है। आप जब जाट को यहां से समझाते हो तो ठीक है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर का जाट है वो समझता है। अरे थोड़ी सुनिए, चौधरी चरण सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव हार चुके हैं। मुजफ्फरनगर जो चौधरी चरण सिंह चुनाव हार चुके हैं, आप सोचिए। अच्छा, थोड़ी बात में जरा यादव बेल्ट की करना चाहता कि हूं। ये मेरा आखिरी चुनाव है, अजीत सिंह तब भी भी हारे आ उसके गया। बाद। तो अब वेस्ट में भी कोई वही चुनौती नहीं है, वेस्ट में भी कोई चुनौती बीजेपी के लिए ऐसा सच नहीं देख रहे हैं। थोड़ा यादव बेल्ट की बात करना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव का, जहां पर परिवार का आधिपत्य है, सब कुछ है। मैनपुरी, क्या मैनपुरी भाजपा के लिए मुफीद है? नहीं, देखिए अभी भी मैं उसे भाजपा के लिए बहुत मुश्किल मानता हूं। मुश्किल मानता अभी भी मुश्किल है, और कितना भी कहें हम, लेकिन चूंकि अब अखिलेश यादव उस राजनीति को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो उस इलाके में चाहे आप समाज के लिहाज से कहें, वोट के लिहाज से कहें, और उस इलाके को विकसित करने के लिहाज से कहें, मुलायम सिंह यादव के परिवार ने बहुत कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने एंटी पोलराइजेशन बहुत अच्छे से किया, जिसका उसको लाभ मिल जाता है। अरे वैसे मैं ऐसे पूछता हूं आपसे इस सवाल, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का रायबरेली है या अमेठी है, जो एक बार टूट चुका? नहीं, रायबरेली है। रायबरेली है, जो अब तक नहीं टूटा। मुझे भी फिलहाल तो नहीं, रायबरेली से बीजेपी जीती है एक बार। हाँ, हाल के दिनों की बात करें, जैसे वो अशोक सिंह जीते थे, लेकिन तब गांधी परिवार को नहीं लड़ा था। नहीं, सतीश शर्मा को ऐसे हराया जनता था। पार्टी भी जीती है, राजनारायण जीते हाँ, थे। राजेंद्र गांधी को हरा चुके हैं, वही तो इंदिरा गांधी को हरा जीते थे। लेकिन बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए। हाँ, अभी रायबरेली में कांग्रेस वो, क्योंकि वहां मुस्लिम और यादव ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, इसलिए बीजेपी के लिए वहां रास्ता बनाना नहीं, बड़ा रायबरेली में ब्राह्मण भी जो है कांग्रेस के साथ है, जो एक बड़ा फैक्टर है। अभी भी वो बीजेपी के साथ, वो कहीं ना कोई कनेक्ट उनका है। नहीं, रायबरेली तो देखिए, रायबरेली तो कांग्रेस हार सकती है, हार सकती है। हाँ बिल्कुल हार सकती है, अगर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार खड़ा कर दे। तो उत्तर प्रदेश में उसकी तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से आज के माहौल में। तो अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं, अब बदल जाएंगे लेकिन अब वो बदल अलग बात है, लेकिन कि अमेठी और रायबरेली राहुल से गांधी के सामने बैठेंगे अभी वो इस जाकर बार के पटना हम में। कह रहे हैं कि समझौता इसी पर हो सकता है। कांग्रेस कहेगी ये 2 सीट हमारे लिए छोड़ दो, 78 पे आप हमारे लिए। लड़ो। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का समझौता केवल इन 2 सीटों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नहीं, लेकिन मैं इसको थोड़ा और दूसरी तरह से कहता हूं कि वो कहें कि ये 2 हमारी बचा दो, 5 ये तुम अपनी बचा लो। 78 वाला मामला कहां रह गया है? नहीं, तो लड़ने कहेंगे के लिए। अच्छा, अब 78 में तो क्या 78 जो बात करते हैं, आज हमने भी कहा 78, तो क्या ये बस मैनपुरी और रायबरेली हैं जो बीजेपी की पहुंच से दूर लग रही हैं? नहीं, एकदम से 78 कहना ये मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 70+ बहुत आसानी से अभी दिख रही है, और जिन सीटों पर जीते हुए भी दिख रहे हैं विपक्ष के नेता, वहां भी भाजपा का मुकाबला वो ये है कि अमेठी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के ये एक बात बार जरा 10 सीटें जो बीएसपी जीती थी, जरा उनकी चर्चा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। बिजनौर, अमरोहा, ये और सीटें, क्योंकि सर ये वही रोहिलखंड वाला बेल्ट है ना? नहीं, लेकिन देखिए बीएसपी वहाँ- जीती तो अलायंस से जीती थी, Alliance अलायंस के। जीती थी, वही मैं कह रहा हूं। मुस्लिम वोट पूरा कंसोलिडेट मुस्लिम हुआ। वोट कंसोलिडेट हुआ, और उस अलायंस का उसको फायदा बीएसपी को ही मिला था, सपा को नहीं मिला था। हाँ। सपा की तो 5 की 5 ही सीटें नहीं थी जो 2014 बसपा का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन सपा का वोट बसपा को ट्रांसफर हो गया, खासकर मुस्लिम वोट। इसीलिए 10 सीटें 0 से 10 पे पहुंच गई थी बीएसपी।
तो इस बार बीएसपी मायावती जी क्या करेगी ये भी तो जरूरी है। वो मायावती जी का जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा, किसके, क्या वो बीजेपी के साथ जाएगा या बहुत लोग BSP के कहते हैं साथ कि वो रहेगा? बीजेपी के साथ किसी अंडरस्टैंडिंग में अब चल रही हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग में कब तक चलेंगी? क्या अपना पॉलिटिकल पूरा जीवन दांव में लगा के अंडरस्टैंडिंग में चलेंगी नहीं, या ऐसा सर्वाइव लगता करने की नहीं, कोशिश करेंगी? क्योंकि विधानसभा में बसपा साफ हो चुकी है। नहीं, अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो बीजेपी के हारने में ईस्टर्न यूपी बसपा का बड़ा योगदान है। बसपा बड़ी मजबूती से लड़ी, उसका नुकसान बीजेपी को हुआ, सपा को फायदा हुआ। अच्छा चलिए, मुझे क्योंकि एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, जल्दी से बस मैं आप लोगों का अभी बहुत मुश्किल है, स्पेकुलेशन ही कहूंगा, मैं खुद कहूंगा कि आपसे मैं कह रहा हूं कि आप कोई अनुमान लगाइए, 80 में से कितना आज भाजपा यूपी में? नहीं, मुझे लगता है 14 में जितनी मिली थी उससे कम नहीं होने वाली। 73 से से ऊपर होगा, कम नहीं कम होगी। विनोद जी, अब मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बीजेपी सबसे आगे रहेगी, ये मैं कह सकता हूँ। 60 सीट से का नंबर 60 से 70 या 70 के ऊपर भी जा सकती है, नहीं, 60 से 70 के बीच में। जो है 14 वाला, हाँ, 14-19 वाला। 19 वाला जी। नहीं, मुझे लगता है कि 14 वाला ही रहेगा, 70 से 75 के बीच। 70 से 75 जुड़ेंगी तो एक आध जुड़ ही सकती जुड़ है, ही कम सकती नहीं हो है, सकती। कम नहीं होगी। चलिए, तो ये हमारे एक्सपर्ट्स की राय है, और ये जब कुछ कह रहे हैं और खासकर यूपी को लेकर ये कुछ कह रहे हैं तो उनके पास कहने की बड़ी कोई सॉलिड वजह भी होगी। आगे बढ़ेंगे अब, कहानी दो चाचा भतीजा की। जी हाँ, और ये चाचा भतीजा दोनों बिहार में ही है, एक ही राज्य में दो चाचा दो भतीजा 24 को लेकर क्या सोच रहे हैं। एक जगह भतीजा चाचा को आगे बढ़ा रहा है इसीलिए कि उनकी गद्दी मुझे मिल जाए, और दूसरी जगह भतीजा लड़ रहा है चाचा से कि मेरे पिताजी की सीट मुझे वापस कर दो, और ये सब कुछ बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।